दोस्तों, ईरान को अंदेशा है कि ट्रंप अब किसी भी समय हमला कर सकते हैं और इसीलिए आज ईरान ने ऐलान किया कि अगर अमेरिकी जंगी जहाज आगे बढ़ते हैं तो ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है, यानी वो शुरुआती पहल कर सकता है, मिसाइल अटैक कर सकता है। और ईरान के विदेश मंत्रालय ने क्लियर किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ईरान को हक है कि अगर दुश्मन उसकी तरफ बढ़ रहा है तो वो कानूनी तौर पर सेल्फ डिफेंस का अधिकार रखता है। उधर अमेरिका ने आज ईरान के चारों तरफ जबरदस्त मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया है। ऐसा डिप्लॉयमेंट, ऐसा आप कह सकते हैं सैनिक डिप्लॉयमेंट हाल फिलहाल में दुनिया में नहीं देखा गया है। अब अगर आप ये नक्शा देखें तो अमेरिका ने आज अपना सबसे बड़ा जासूसी जहाज बोइंग 135W यूएस एयरफोर्स का, इसको आज कतर में लैंड कराया है। इस जहाज़ की खासियत ये है कि इसमें हर तरह के रोबोटिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट हैं, जासूसी के इक्विपमेंट हैं और युद्ध से एन वक्त पहले इसको स्टेशन किया जा सकता है। तो आप मकसद समझ सकते हैं अमेरिका का। इसके अलावा जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-130 हरकुलस, उसको भी कतर में लैंड किया जा रहा है। और कतर के पास ही 135R स्ट्रैटो टैंकर, ये भी यूएस एयरफोर्स का बड़ा जहाज़ है जो B-2 बॉम्बर्स की रिफ्यूलिंग के लिए रखा गया, यानी आसमान में ही रिफ्यूलिंग करने वाला, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करने का ये जहाज़, ये भी स्टेशन गल्फ में किया गया। इसके अलावा एक और बोइंग 737 स्पेशल मिशन ट्रांसपोर्ट जेट, ये भी गल्फ में उतारा गया। ऐसा कहा जा रहा है ओमान के पास उतारा गया, यानी चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है। तो ये तो बात एयरक्राफ्ट की थी। अगर आप समंदर की बात करें तो अमेरिका का सबसे खौफनाक और दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज़ USS अब्राहम लिंकन, ये इस वक्त ओमान के पास स्टेशन है, अरब सागर में, पर्शियन गल्फ में। और आज इस जंगी जहाज़ से कई फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी, यानी कुल मिलाकर माहौल गर्म कर रहा है ये जंगी जहाज़ का बेड़ा। दूसरी तरफ ईरान ने आज इस जंगी जहाज़ की भी घेराबंदी शुरू कर दी है। ईरान की नेवी ने तकरीबन 300 मिसाइल बोट समंदर में उतारी और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो मिसाइल बोट हैं ये अनमैन्ड है, यानी आप कह सकते हैं रिमोट से ऑपरेट होती हैं और एक तरह का सरप्राइज़ है अमेरिका के लिए ईरान की तरफ से। उधर तेहरान से जो सबसे बड़ी खबर आज आई दोस्तों, वो ये थी कि सुबह 9 बजे पार्चिम न्यूक्लियर साइट, ये ईरान में सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी की साइट है। ऐसा शक किया जाता है कि यहाँ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, इस तरह की बातें वो टेस्ट होते हैं। यहाँ पर आज सुबह 9 बजे 2 धमाके, बड़े धमाके सुने गए। शुरू में खबरें आ रही थी कि अमेरिकी ड्रोन्स जो हैं वो तस्वीरें ले रहे थे, जिसको ईरान की आर्मी ने वहाँ पर गिरा दिया उनको। लेकिन बाद में सैनिक सूत्र, जो ईरान के सैनिक सूत्र हैं, उन्होंने अपनी एजेंसियों की तरफ से खबर दी कि ईरान ने अपनी 2 लेटेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स टेस्ट की थी, जिसकी वजह से ये धमाके सुने गए। तो यानी खबर जो भी है, माहौल गर्म हो रहा है, इसको मानना पड़ेगा। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो यही है, और एक ही सवाल है कि क्या ट्रंप वाकई ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, या फिर अभी कुछ दिन के लिए वो चारों तरफ मिडिल ईस्ट में इसी तरह की घेराबंदी करते रहेंगे, चाहे वो साइप्रस का बेस हो, चाहे वो जॉर्डन का एयर बेस हो, या फिर कतर हो, या बाकी मुल्कों में जो यूएस एयर बेस हैं वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो रहा है, या फिर USS अब्राहम लिंकन जो जहाज़ी बेड़ा, ये भी और नज़दीक जो है वो ईरान के तट के पहुँचेगा। यानी अभी कुछ दिन के लिए और घेराबंदी होगी, उसके बाद ट्रंप तय करेंगे कि करना क्या है, क्या होने जा रहा है। अब इसी को लेकर आज फिर मैंने अमरीश मिश्रा साहब को बुलाया है। अमरीश मिश्रा साहब, क्योंकि ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, वहाँ के जो एक्सपर्ट पत्रकार हैं, या फिर वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, खामेनेई के जो सलाहकार हैं, उनसे मिलकर ही इस महीने के पहले हफ्ते में वो लौटे थे। ताज़ा जानकारी रखते हैं, और जहाँ तक युद्ध की बात है, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ की बात है, तो उसके वो एक्सपर्ट हैं, उनको भी सुनते हैं। अमरीश जी, पूरी तरह से व्यू रचना ट्रंप ने भी रच दी है, और इस व्यू रचना, ये जो मिलिट्री व्यू रचना है, सैनिक व्यू रचना, इसकी काट के लिए सारे हथियार, सारी मिसाइलें
तान दी हैं ईरान ने। और आज की जो बड़ी खबर है, मैं उस पर जानकारी चाह रहा था कि सुबह 9 बजे परचिन का जो इलाका है, ईरान का जो सबसे रहस्यमय मिलिट्री बेस है, जहाँ हो सकता है कि केमिकल वेपन्स भी हों, जहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स अंडरग्राउंड बनती हैं, वहाँ पर 2 धमाके सुने गए सुबह 9 बजे लोकल मीडिया के अनुसार। क्या आपको लगता है कि ये शुरुआत है युद्ध के शुरू होने के संकेत हैं? और क्या अमेरिकी ड्रोन्स जो थे वो वहाँ सर्वेलेंस कर रहे थे, जिसको मार गिराया है ईरान की मिसाइल्स ने? देखिए दीपक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये जो हुआ है, ये जो 2 ब्लास्ट आप बता रहे हैं जो पार्चीन में हुए। और पार्चीन के बारे में देखिए, वहां पर तालेगन 2 नाम की फैसिलिटी है ईरान की, जिसमें केमिकल वेपन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और उसके साथ साथ न्यूक्लियर, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग का भी वहां पर इंतजाम है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेस्टर्न एजेंसीज ने कहा है, और ईरान ने उस तरह से कभी इसको डिनाई नहीं किया है कि वो है। इस तरह की 3-4 फैसिलिटीज ईरान में है, और ये उनमें से टॉप सीक्रेट। यहां तक भी बात है कि यहां पर जो वेस्ट कहता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम खामनेई के छुपने की भी शायद यही जगह है। और आप सोचिए कि जब ये धमाके हुए सुबह, तो 2 तरह की खबरें आई। एक तरफ ये आए कि अंदर से कुछ टेस्टिंग हो रही थी, उसका ये धमाका था, जो शायद गलत, एक मतलब जो होता है कि मिसफायर हो गया। लेकिन फिर उसके बाद दूसरी एक खबर आई पर्शियन में, जिसको आईआरजीसी से माना जा रहा है, और आईआरजीसी ने भी आ, ये चीज कहा कि ये ऐसे धमाके हुए हैं, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि कोई नुकसान इससे हुआ है, यानी पर्चिन को नुकसान हुआ है। और फिर एक खबर आई कि जो ऑर्बिटर ड्रोन्स है, अब ऑर्बिटर ड्रोन्स देखिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये वो होते हैं जो लगातार कहीं ऑर्बिट करते हैं। ये इनमें पेलोड नहीं होता, यानी ये फायर नहीं करते। ये सर्वेलेंस के लिए सबसे उत्तम माने जाते जासूसी के लिए। हैं, जासूसी के लिए। अमरीश जी, एक और डेवलपमेंट हो रहा है अमेरिका की तरफ से। उसका जो बोइंग विमान है, बड़ा विमान है, सर्वेलेंस विमान है, जासूसी विमान, TC-135W, ये जहाज भी कतर में लैंड कर चुका है। तो इसका क्या मतलब है? ये जहाज तभी लैंड करता है सारे इक्विपमेंट्स के साथ, ड्रोन के साथ, रोबोट्स के साथ, जब जंग शुरू होने जा रही होती है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो अमेरिका ने जहाज लैंड किया है, ये एक बड़ा संकेत है कि अमेरिका बहुत बिल्कुल, सीरियस इस बार? ये बिल्कुल, देखिए जून में भी ऐसे ही हुआ था। जून 2025 के पहले, उस समय भी अमेरिका ने B2 बॉम्बिंग के पहले, मतलब जब इजराइल ने हमला किया था उसके पहले नहीं, B2 बॉम्बिंग के पहले जब अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, उसके पहले यही यही जहाज, ये जो आप बता रहे हैं 135 सर्वेलेंस WT। जी जी सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जी। जी, इसकी खासियत ये है कि ये बड़ा जहाज है, इसमें रोबोटिक्स है। वो जो रोबोज हैं इसमें, वो छोटे छोटे ड्रोन्स को सर्वेलेंस की ट्रेनिंग देते हैं, और फिर वो छोटे ड्रोन्स जाके डायरेक्टली सर्वेलेंस करते हैं। दर्शकों को समझाने के लिए एक चीज और मैं बता देता हूं कि जैसे पहले पहले सेनाओं में स्काउट्स एंड गाइड्स होते थे, और सबने कहीं ना कहीं स्काउट्स एंड गाइड्स किया होगा अपने स्कूल डेज में। तो स्काउट मतलब कि पहले जाके देखना कि दुश्मन कहाँ है, क्या है, कैसे। तो अब तो आधुनिक वॉरफेयर में, समझ गया। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में आप कह रहे स्काउट्स हैं एंड गाइड्स की जगह इन लोगों ने आप ले कह ली रहे है। हैं आप कह रहे इन हैं कि ये जो जहाज है, अमेरिका का जहाज है, TC-135W, जंग से पहले इसको स्टेशन किया जाता है। और इस जहाज में सारे जासूसी के उपकरण हैं, सर्वेलेंस के सारे इक्विपमेंट हैं, ड्रोन्स फिट हैं, रोबोट्स इसमें फिट हैं, और सब कुछ ये एक तरह से आप कह सकते हैं सर्वेक्षण करता है जहां इसको युद्ध लड़ना है। और एक जो बात इन्होंने बताई, अमरीश जी ने, कि पिछली बार जब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे बॉम्बिंग की थी B2 बॉम्बर्स ने, तो B2 बॉम्बर से पहले इस जहाज को वहां पर पार्क किया गया था। तो ये भी एक बड़ा संकेत है। पहला संकेत कि न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास पार्चिन में आज 2 धमाके हुए। उसके बाद ये जहाज लैंड करता है, जिसको युद्ध के एन वक्त पर उतारा जाता है, लास्ट मोमेंट पर उतारा जाता है, जासूसी जहाज, उसको लैंड करा दिया अमेरिका ने। तीसरी बात यह है जो आ रही थी, मैं उस पर भी अमरीश जी जानकारी आपसे चाह रहा था, अपडेट चाह रहा था। ये कहा जा रहा है कि जहां पर अमेरिका का सबसे खौफनाक युद्धपोत जंगी जहाज USS अब्राहम लिंकन इस वक्त पोजीशन लिया है, उससे कुछ दूरी पर ईरान की नेवी ने तकरीबन 300 बोट
ये जानकारी ईरान से ही आ रही है। 300 बोट, 300 उनकी छोटी सी बोट्स हैं, नेवी बोट्स हैं, जिसमें मिसाइल फिट है। इसकी घेराबंदी चल रही है। तो एक तरफ ड्रोन की घेराबंदी है और एक तरफ मिसाइल बोट्स जो हैं वो उन्होंने समंदर में उतार दी हैं। ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये जो आप जिन मिसाइल बोट्स की आप बात कर रहे हैं, ये ईरान का एक सरप्राइज एलिमेंट है। इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि ये अनमैन्ड बोट्स हैं। ओके, इनमें कोई बैठा, वो उस तरीके कोई इंसान मतलब नहीं बैठा है। रोबोटिक बोट्स हैं ये। बिल्कुल, ये रोबोटिक बोट्स हैं, रिमोटली कंट्रोल्ड हैं, जो 3 आइलैंड्स हैं, ग्रेटर तुन्ब, लेसर तुन्ब और अबू मूसा। ये जो या ये तीन तीन आइलैंड्स आइलैंड हैं, आपने कल बताए थे, जी हाँ। जी जी बिल्कुल, तो वहां से ये कंट्रोल हो रहे हैं। और ये जो 300 बोट्स हैं, ये एक तरह की सुसाइड बोट्स है। मतलब इनमें ये जाके नष्ट हो जाएंगी, तो इससे कोई कोई इंसान तो उसमें मारा नहीं जाएगा, लेकिन ये ईरान बड़ा का, जी। नुकसान। जी, तो इसको सुसाइड बोट्स भी कहते हैं, कामकाजी, जो कि एक जापानीज टर्म है सुसाइड का। तो इस तरीके से ये चीज ईरान के पास इस लेवल की है, ये वेस्ट को नहीं पता है। क्योंकि लास्ट एनालिसिस मैंने, इनकी एक जेन मैगजीन आती है डिफेंस की, वो मैं पढ़ रहा था अभी 10 दिन पहले। उसमें इन लोगों ने डाउट, मतलब ये कहा था कि हमें शक है कि ईरान के पास ये अनमैन्ड बोट्स की अभी मिसाइल टेक्नोलॉजी बोट्स हैं। नहीं, क्या लेकिन ये आपको उतार लगता दी, है, देखिए। नहीं नहीं, क्या आपको लगता है अमरीश जी, क्योंकि आप इस तरह की वॉर हिस्टोरियन हैं, युद्धों का इतिहास हाल फिलहाल का सब सारा डेटा आपके पास है, ये जो मिसाइल बोट्स हैं जो आप कह रहे हैं, 3 छोटे छोटे टापू जो ईरान के कब्जे में हैं, वहाँ पर इनको तैनात किया गया, ये जो बड़ा जंगी जहाज़ है यूएसएस अब्राहम लिंकन, क्या इसको टारगेट करने के लिए या अमेरिका को डराने के लिए या ये बताने के लिए ट्रंप को कि हम पूरी तरह तैयार हैं, अगर ये शिप, ये युद्धपोत और आगे बढ़ा तो हम फायर कर देंगे, ये एक मैसेज दिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, इसमें ये ईरान का एग्रेशन दिखा रहा है। और अभी जो आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि प्रियम्पटिव स्ट्राइक यही है। देखिए, 300 अनमैन्ड बोट्स, जिनमें पूरी तरह से एक्सप्लोजिव्स हैं और जो अपने आप फायर भी कर सकती हैं, दोनों चीजें संभव है, क्योंकि वो सुसाइड बोट्स है। ये अगर एक साथ इन्होंने इब्राहिम लिंकन पे, या आधी 150 ने भी इब्राहिम लिंकन पे हमला कर दिया, तो आप सोचिए क्या हो। जी। यूएस का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जहाजी जो बेड़ा है, वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं खत्म हो जाएगा, लेकिन क्षतिग्रस्त 100% हो जाएगा। और ये प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक यही होगी। एक और डेवलपमेंट दोस्तों को बताना चाहूँगा, ईरान के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट बयान है, और उन्होंने कहा है कि वी पोसेस विल एंड कैपेबिलिटी टू डिफेंड ईरान, तेहरान रिएक्ट्स टू ट्रम्प्स थ्रेट ऑफ ह्यूज यूएस फ्लीट डिप्लॉयमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जिस तरह से ट्रम्प घेराबंदी कर रहे हैं, फाइटर जेट्स खड़े कर रहे हैं, वॉरशिप्स खड़े कर रहे हैं, जंगी जहाज, जंगी बेड़े जो हैं वो ईरान के तट के करीब खड़े कर रहे हैं, हमारे पास राइट है, राइट टू डिफेंस है। राइट टू डिफेंस का मतलब कि हम अगर चाहें या अगर हमें लगा तो हम पहले अपने डिफेंस के लिए अटैक कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं, इस स्टेटमेंट को, और इस स्टेटमेंट का अंग्रेजी मतलब क्या है, राइट टू डिफेंस? देखिए, राइट टू डिफेंस का मतलब यही है कि अगर हमें अटैक का अंदेशा हो गया, अगर हमको ये लग गया कि अटैक होने जा रहा है, तो हम पहले अटैक कर देंगे। अभी तक ईरान की ये पॉलिसी थी कि जब तक, लोग यही समझते थे कि जब तक कारगर हमला नहीं हो, बड़ा हमला नहीं हो, तब तक ईरान जवाब नहीं देगा। ईरान ने उस पूरी पॉलिसी को बदल दिया है और ये कह रहे हैं कि हम जैसे ही चिन्हित करेंगे, वैसे ही हम हमला कर देंगे। मतलब प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक की बात यहां पर साफ साफ कही गई है, इसको माना गया है। और जो बोट्स उतारी गई हैं, वो भी प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए उतारी गई हैं, इब्राहिम लिंकन के खिलाफ। अमरीश जी, जिस तरह से ट्रंप ने घेराबंदी की, 500 से ज्यादा फाइटर जेट्स इस वक्त ईरान के चारों तरफ हैं। इसी तरह से सबसे बड़ा जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसके ऊपर 70 जहाज हैं, फाइटर जेट्स हैं जो टेक ऑफ करते हैं, तमाम मिसाइलें हैं, 9-9 10-10 पनडुब्बियां हैं, न्यूक्लियर ड्रिवन है, इतना बड़ा जंगी जहाज खड़ा कर रखा है ईरान की तरफ। आज जो है उन्होंने अपना सबसे बड़ा जासूसी प्लेन उतार दिया कतर में।
ये जो घेराबंदी जिसमें खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, जिसको कहीं ना कहीं जवाबदेही ट्रंप की बनती है, उनके सीनेट में, उनके कांग्रेस में, उनको जवाब देना होगा विपक्ष को, अमेरिका को, जनता को। ये जो पैसा खर्च करके इतना बड़ा मिलिट्री तामझाम चारों तरफ खड़ा कर दिया, ईरान के किलेबंदी कर दी है, इसके बाद अगर ट्रंप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आपको लगता नहीं कि ट्रंप की फजीयत होगी? नंबर एक। नंबर दो, अगर इतना प्रेशर देने के बाद भी खामनई जो है, इमाम खामनई टस से मस नहीं होते, उन पर कोई असर नहीं होता, वो बरकरार रहते, उनकी हुकूमत भी बरकरार रहती, निज़ाम नहीं बदलता, तो फिर ट्रंप के पास ऑप्शन क्या है? ट्रंप विड्रॉ करेंगे इतना पैसा खर्च करने के बाद, या फिर आपको लगता है कि आखिरी विकल्प है ट्रंप के पास युद्ध करने का? देखिए, ट्रंप अब विड्रॉ नहीं कर सकते। देखिए, और उसमें दोनों स्थितियां हैं। ईरान की जो अपनी जो एक डिफायंस है, ईरान का की जो क्या कहेंगे उसको हिंदी, मतलब नाफरमानी है, या जो एक पोस्चर है कि हम झुकेंगे नहीं, एक तरफ वो है। दूसरी तरफ अमेरिका की जो डोमेस्टिक स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक है। तो वो एक एक उससे भी इनको बचना है। और दूसरा, अगर ये इन्होंने स्ट्राइक नहीं किया तो ये जैसे आपने कहा, कांग्रेस को ये क्या जवाब देंगे? और ये इलेक्शन है इस साल, मिड टर्म इलेक्शन है कांग्रेस के। तो ट्रंप अगर मिड टर्म इलेक्शन हार गए तो इनका इम्पीचमेंट है वेनेजुएला के सवाल पे और भी बहुत सारे सवालों पे। तो अब आप सोचिए कि ट्रंप जितना एक स्ट्रांग और एक जबरदस्त और बड़बोला एक नेता वो जितना अपने को दिखाते हैं, वाकई सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अंदर से वो भी डरे हैं, और इसलिए उनको ये युद्ध बेहद जरूरी है। उनके ये युद्ध जीने मरने का सवाल, तो उनके अगर लिए आप भी, कह रहे हैं नेतन्याहू के कि लिए। जी, युद्ध बेहद ज़रूरी है, उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल है, तो क्या हम देखें कि ये 4-5 दिन में युद्ध शुरू होगा, अभी समय लग सकता है, या ट्रंप अभी भी रिव्यू कर रहे हैं अपने आर्मी के अफसरों के साथ, अभी भी असेस कर रहे हैं, टोह ले रहे हैं, था ले रहे हैं कि इस जंग में कितना हमको अंदर जाना है, कितनी कितने दिन तक ये जंग हो सकती? बहुत सी चीज़ें ट्रंप के दिमाग में चल रही होंगी। तो क्या ट्रंप अभी चीज़ों को असेस कर रहे हैं और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे? देखिए दीपक जी, आज जो पश्चिम में घटना घटी है, मुझे अब, और इसका फीडबैक भी मुझे तेहरान से मिला है, ट्रंप इमाम खामनेई को ढूंढ रहे हैं। वो ओके। ये चाहते हैं, जी, वो ये चाहते हैं कि कम से कम 80 to 85% उनको एक आइडिया लग जाए कि खामनेई कहाँ है, एग्जैक्टली इमाम खामनेई कहाँ है। क्योंकि उनका इस समय, इस बार जो पूरी स्ट्रेटजी है डिकैपिटेट करने की, यानी सर को धड़ से अलग कर देने की। जैसे अगर सुप्रीम लीडर हैं तो वो देश का सर है, तो उनको अगर अलग कर दो तो फिर धड़ जो है बहुत दिनों तक नहीं लड़ पाएगा। ये इस बार मतलब आप कह रहे हैं ट्रम्प कि की स्ट्रेटजी। लीडरशिप को अलग करना, मतलब जो, बिल्कुल। जी, और लीडरशिप में भी सुप्रीम लीडर वो इस समय मतलब उनको सुप्रीम प्रिसाइज लीडर अगर इंफॉर्मेशन चाहिए। सुप्रीम लीडर अगर किनारे हो जाएं तो फिर वहां पर एक असमंजस की स्थिति रहेगी ईरान में। ये अमेरिका के एनालिसिस है, ये अमेरिका के एनालिसिस है। हालांकि वहीं ईरान के एनालिसिस ये है कि हमने ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी तैयार कर रखे और कई विकल्प तैयार कर रखे। हम कोई अगर ऊपर से हमारा सर धड़ से अलग भी कर दे तब भी हमें फिर से नया सर उग जाएगा। तो ये देखिए, दो तरीके के पूरे आमने सामने डॉक्ट्रिन्स भी आप देख सकते हैं। और इस समय ट्रंप का डेस्परेशन यही है कि उसको, हम, मुझे लगता है उनको नहीं अभी समझ में आ रहा है या नहीं मिल रही है कोई ऐसी चीज जिसको वो डिसाइसिवली क्लेम कर सके कि देखो ये हमने करके दिखा दिया। और इसीलिए पश्चिम में जो ड्रोन गया था, टोई ड्रोन सर्वेलेंस वगैरह जो ऑर्बिट कर रहा था, अगर उसको क्या मार अभी गिराया आ जाए आपको या लगता किसी ने। है अभी 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 फाइनल डिसीजन लेने में ट्रंप को अभी भी समय लगेगा? देखिए, क्योंकि अभी मुझको लिए, जी, अब 3-4 दिन से ज्यादा ट्रंप ले भी नहीं सकते, क्योंकि वो कब तक ये बात कहते रहेंगे कि हम इमाम खामनेई को ढूंढ रहे हैं या हम किसी टॉप लीडरशिप को ढूंढ रहे हैं, और हम जब उसको साफ कर देंगे तब युद्ध का ऐलान करेंगे या उसी समय युद्ध का ऐलान करेंगे। ये वो अब बहुत दिन नहीं कर सकते हैं, स्पेशली जो आज घटना घटी उसके बाद। तो इसलिए ट्रंप को 3-4 दिन में
उनको या तो एक्शन लेना है और या फिर ऐसी फजीयत होगी कि दुनिया का पूरा जो समीकरण है वही बदल जाएगा। वही बदल जाएगा। और आप कह रहे हैं कि अगर इस जंग को अंजाम देने में से घबरा जाते हैं ट्रम्प, तो ये एडवांटेज अली खामनाई है, जो आप कह सकते हैं कि निर्विवाद रूप से इस्लामिक दुनिया के, मिडिल ईस्ट के फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर के तौर पे इमर्ज होंगे। इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद ट्रम्प अगर पीछे हट जाते तब तो फिर ये स्थिति हो जाएगी कि इमाम खामनेई और उनके साथ साथ रशिया और चाइना, ये फिर आप देखिएगा वेनेजुला के सवाल पे ये लोग ट्रम्प को और दबाएंगे। वैसे भी इंडिया इस वक्त ईरान के साथ खड़ा हुआ है। इंडिया ईरान जिस के तरह साथ से खड़ा है, इसलिए इंडिया जिस तो तरह सेफ से प्ले कर रहा है और सही प्ले कर रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, सही इंडिया है। ने अपनी पोजीशन इस समय सही कर रखी जी। और ईरान के जो एम्बेसडर हैं और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमें जिस तरह से हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया है यूनाइटेड नेशन में अमेरिका इजराइल के खिलाफ, हम उसके शुक्रगुजार हैं। मुझे लगता है कि अगर अली खामनाई सरवाइव करते हैं, उनके साथ उनका निज़ाम सरवाइव करता है और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अगर वो असेस नहीं कर पाती है, वो पीछे हटती है, या अगर युद्ध होता भी है, वो युद्ध के बाद अगर ईरान एग्रेसिव होता है इसराइल पे, तब भी ये जंग रुक सकती है बीच में, ऐसा भी हो सकता है। अगर किसी भी तरह से अगर अपर हैंड खामनाई का रहा, वो सरवाइव करते हैं, तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई विश्व व्यवस्था इमर्ज होते हुए, नई समीकरण बनते हुए दिखेंगे, जहां पर मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर नेता अली खामनाई हो सकते हैं। डिसाइड ट्रम्प को करना है और तैयारी ईरान की भी देखनी होगी। अमरीश भाई, आप इस प्रोग्राम में आए, थैंक यू सो मच। और इतना अपडेट आपने किया, बहुत सी खबरें जो आपसे मिलती हैं वो हमको मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं मिलती। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।